बढ़ते बढ़ते अगले 8-10 सालों में वो जो कन्विक्शन के पैटर्न ऑलमोस्ट 54-55% तक पहुंच गई थी। तो कहाँ 9-10% से लेकर के 55% तक। अभी भी 45 से 50 के आसपास अगर इस साल का देखा जाए तो 45 से 50% तक कन्विक्शन रेट है। हर पोल्यूशन कनेक्टेड है और हमने ऐसी सूचना दी, अभी पालन भी हो रहा है कि जैसे ही क्रिमिनल का पता चलता है तो आप पूरे नेशनल लेवल पे उसका आप डेटा कलेक्ट करें और उससे हम लोग को मकोका में, एमपीडीए में बहुत फ़ायदा मिला है। तो पूना में कुछ स्लीपर सेल्स के एलिमेंट्स थे और कुछ उनकी प्लानिंग रही होगी, आपने पेपर में और सब में पढ़ा। राइट। लेकिन सही समय पे एक प्रोफेशनल पुलिसिंग भी थी। नाइट्रॉन में नॉर्मली स्टॉप एंड सर्च एंड क्वेरी नॉर्मली लोग करते नहीं बॉम्बिंग के दरमियान, लेकिन उसका फ़ायदा मिला कि एक मॉड्यूल बस्ट हुआ, आईसीस मॉड्यूल ही था वो। लेकिन हमें अलर्ट रहना हमेशा पड़ेगा पूना के अंदर। मुंबई तो सबसे बड़ा थ्रेट वहाँ रहता ही है, लेकिन पूना में भी थ्रेट हमेशा रहते हैं, वो हम समझ पाए हैं और उस हिसाब से हमारी जो पुलिसिंग आगे की है उसी तरह से हम लोगों ने अपने आप को ढालने की कोशिश की है। जो विधि संघर्ष यानी जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी की संख्या बड़े शहरों में ज़्यादा है, तो उसके लिए हम लोगों ने परिवर्तन शुरू किया, एक स्कीम शुरू किया था। पुणे को एक सेफ इन्वायरमेंट मिले जहाँ पे बच्चे महिलाएं सब सेफ फील करें, सीनियर सिटीजन से सेफ फील करें, उस तरह का माहौल हम चाहते हैं कि उसको दे। ऑलरेडी पुणे सेफ सिटी है ही है, इस बार भी डेटा में सेकंड सेफ सिटी करके डिक्लेयर कलकत्ता के बाद किया गया था। नमस्कार, मैं हूँ प्रतिभा चंद्रन और आप देख रहे हैं बातों बातों में हमारी विशेष श्रृंखला। आज हमारे जो यहाँ पर मेहमान हैं इस श्रृंखला में वो है पुणे के पुलिस आयुक्त रितेश कुमार जी। मैं आपको बता दूं कि रितेश कुमार जी ने पुलिस की अपनी सर्विस में जिस धड़ल्ले से यहाँ पर कार्रवाइयाँ की है, चाहे मकोका की हो या फिर एमपीडीए की हो या फिर जब वो सीआईडी में थे तो उन्होंने क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम की जो एक बड़ा काम करके रखा है, वो सालों साल तक बहुत अच्छा एक तरह से सभी के लिए क्राइम डिटेक्शन में काम आने वाला है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है नवभारत में। धन्यवाद। मैं आपको बता दूं कि इन दिनों मैं ऐसे 2-3 पुलिस अफसरों से मिली जिन्होंने अपनी पढ़ाई इंग्लिश लिटरेचर में की थी। तो आपने भी इंग्लिश लिटरेचर से आपकी डिग्री की थी? ग्रेजुएशन हमने इंग्लिश लिटरेचर में किरोड़ीमल कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से हमने पढ़ाई की थी। तो लिटरेचर का आदमी यूनिफॉर्म में आ जाना नहीं, हमारे यहाँ वो एक कल्चर सिविल सर्विसेज की रही है और काफ़ी बड़ी संख्या में सभी लोग जो ग्रेजुएशन करते हैं तो एक पहला एक उनका पड़ाव जो होता है, कोशिश होती है सिविल सर्विसेज में आने की। और हम लोग यहाँ सर्विस में आने के बाद बैकग्राउंड वैसा मायने नहीं रखता, बिकॉज पर्सनैलिटी जो होती है मनुष्य का वो उसके अंदर इनग्रेन्ड होता है। तो मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। एक लिटरेचर एक आध्यात्मिक और फिलोसॉफिकल सब्जेक्ट है, उसका भी उपयोग हम सर्विस में कर सकते हैं, क्योंकि सर्विस जो है एक मानवता मानुषिकी की चीज़ है और लिटरेचर का पढ़ा हुआ जो विद्यार्थी होगा उसके अंदर सोचने की भी थोड़ी शक्ति होती है उस तरह के एक फिलोसॉफिकल एंगल से, और उसका भी हमें हमेशा उपयोग मिला है सर्विसेज के अंदर। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे लिए एक एडवांटेज रहा कि एक जो थॉट प्रोसेस है वो थॉट प्रोसेस से मुझे फ़ायदा हुआ है सर्विस के अंदर में, लिटरेचर के थॉट प्रोसेस। फिर आप बिहार से है, पटना से है, और मैंने देखा कि अमूमन कि बिहार में हो चाहे फिर उत्तर प्रदेश के कुछ विश्वविद्यालयों में हो, सिविल सर्विसेज का एक अच्छा प्रचलन है, एक अच्छा ये है। तो क्या आप बचपन से सोचते थे कि मैं सिविल सर्विसेज में जाऊंगा? और काफी छोटे उम्र से मैंने जब तीसरी चौथी पांचवी का स्टूडेंट था जी, तभी से इस तरह से हमारे पेरेंट्स ने एक डायरेक्शन दी थी और हम शुरू से ही मेरा माइंड था सिविल सर्विसेज में आने का, वेरी बिगनिंग। बहुत छोटा था उस समय से और भगवान की कृपा से वहाँ पहुँच भी गया। फिर एक पढ़ाई भी इसकी बड़ी मुश्किल होती है वैसे देखा जाए तो जो लोग जाना चाहते हैं उनके लिए आप मतलब पढ़ाई का पैटर्न कैसे बताओ? सिविल सर्विसेज के अभी तो जैसे मुझे 32 साल लगभग हो गए सर्विस में आए हुए, कुछ सिलेबस और पैटर्न्स बदले भी हैं पिछले 32 सालों में, लेकिन उसके अंदर एक प्रमुख चीजें होती है कि आप एक जो सब्जेक्ट है, एक तो जनरल स्टडीज की होती है, तो हर फील्ड का उसमें एग्जामिनेशन एक होता है।
तो आपको मैक्सिमम फील्ड के मैक्सिमम नॉलेज होनी चाहिए, एक जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए। वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से लेकर के इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हर चीज़ को वो कवर करता है। और जो मेन सब्जेक्ट होता है, जिसका हमारे समय में 2 मेन सब्जेक्ट होते थे, अभी वो पिछले 10 साल से सिर्फ एक मेन सब्जेक्ट होता है। वो मेन सब्जेक्ट जब हम चुनते हैं तो उसका एक बहुत ही इंटेंसिव स्टडी करना पड़ता है। तो दोनों चीज पहलू हैं उसके अंदर। एक तो मेन सब्जेक्ट के लिए आपको बिल्कुल उसका एक पारंगत होनी चाहिए, एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। और जनरल स्टडीज में दुनिया में जो भी चीज चल रही है, एक्सटर्नल अफेयर्स से हो, पॉलिसी इशू से हो, इकोनॉमिक, एनीथिंग अंडर द सन, वो सारी चीजें कवर हो जाती हैं। तो एक बड़ा होलिस्टिक सा सिलेबस सिविल सर्विसेज का है। और अगर शुरू से अच्छा डायरेक्शन दिया जाए, अगर वो चाहे तो स्कूल कॉलेज या उनके फ्रेंड सर्कल के अंदर हो सकता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट हो सकती है, या फिर किसी तरह से जो आपस में हम लोग स्टडी सर्कल बना के हम लोग पढ़ते थे। हमने ज़्यादा कोचिंग नहीं की अपने समय में, हम स्टडी ग्रुप था हमारा, और उसमें बच्चे जो स्टूडेंट्स थे हम लोग दिल्ली विश्वविद्यालय के, तो सब मिलकर पढ़ते थे और उसी से हम लोगों ने सक्सीड किया। तो लेकिन फोकस होना चाहिए और बहुत हार्ड वर्क लगता है, काफ़ी सेक्रीफाइस भी लगता है। ये सारी चीज़ें अगर हम उसमें डालेंगे तो जरूर एक अच्छा रिजल्ट निकलेगा। फिर होता है कि यूपीएससी जो जाने वाले हैं वो कभी कोई भी सर्विसेज चेंज कर सकते हैं, चुन सकते हैं, जैसे फॉरेन सर्विसेज हो, आईएफएस भी एक अपने आप में एक अलग ये है, फिर आईएएस में जा सकते हैं या फिर पुलिस सर्विस में आ सकते हैं। आपका जो शुरू से झुकाव था वो यूनिफॉर्म की तरफ ही था? यूनिफॉर्म सर्विस हमारा आईएएस के लिए हम लोग फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं और सेकंड प्रेफरेंस हम लोग आईपीएस के लिए देते हैं। बट यूनिफॉर्म सर्विस का हमें चार्म था, क्योंकि हमें सेकंड अटेम्प्ट में मुझे फॉरेन सर्विस मिल सकती थी जी। लेकिन चूंकि हमारा ऑलरेडी सर्विस के अलॉटमेंट महाराष्ट्र कार्डर हो चुकी थी और आईपीएस मिल चुका था फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, तो मैंने प्रेफर किया यूनिफॉर्म सर्विस में कंटिन्यू करना। तो एक लगाव भी था, और जो रैंकिंग हमारी मिली थी उस रैंकिंग में मुझे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला और कार्डर भी बहुत अच्छा मिला, तो इसलिए मैं काफ़ी खुश रहा यहाँ ज्वाइन करके। पहली आपकी पोस्टिंग याद है और पहली बार जब वो यूनिफॉर्म पहना तो फिर क्या भावना थी? पहली बार हम लोग यूनिफॉर्म जब ट्रेनिंग एकेडमी हमारी थी हैदराबाद में, पुलिस एकेडमी जब हम ज्वाइन किए मसूरी के ट्रेनिंग के बाद, तो फर्स्ट डे ट्रेनिंग जो होती है वहाँ पे पहले से यूनिफॉर्म जो टेलर्स वो हमारी यूनिफॉर्म बनाते हैं, तो एक प्राइड और एक्साइटमेंट जिसको बोला जाए वो था, क्योंकि हम लोग फिल्मों में ज़्यादातर ये सारे चीज़ें देखते हैं। तो एक उस उम्र में एक एक्साइटमेंट भी होती है, थ्रिल होता है यूनिफॉर्म सर्विस में आने का। यूनिफॉर्म सर्विस में आने के बहुत सारे स्ट्रेसफुल पहलू भी होते हैं। ये बहुत ही हार्ड वर्किंग 24/7 जॉब है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी होता है, स्पेशली फील्ड पोस्टिंग्स में, या जो भी जो जहाँ पे सिग्निफिकेंट लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज हो, क्राइम इश्यूज हो, सीआईडी हो या आप एसपी हो, पुलिस कमिश्नर हो, स्ट्रेस फैक्टर इज ऑलवेज देयर। लेकिन उसके दूसरे पहलू हैं कि एक पब्लिक आउटरीच होता है। आप हमारे से अगर 10-20-50 डेली मिलते हैं तो उनका जो काम का निदान हो जाता है, एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन भी रहता है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन्ड हो, क्राइम कंट्रोल में रहे, तो इसका एक अलग टाइप का एक हैप्पीनेस होती है कि आप समाज को कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो उस हिसाब से एक वो एक्साइटमेंट जो उस समय की थ्रिल थी, आज भी वो कंटिन्यूअस है। आज भी मैं प्रेफर करता हूँ, जब भी मैं एग्जीक्यूटिव पोस्ट में रहता हूँ, संडे को भी अगर आना हुआ तो मैं यूनिफॉर्म में ही ऑफिस आना प्रेफर करता हूँ, तो मुझे तो अच्छा लगता है। फिर पहली पोस्टिंग में जब क्राइम डिटेक्शन की बात आती है तो एक तरह का स्ट्रेस भी होता है, क्योंकि आपके एक निर्णय के ऊपर निर्भर होता है किसी व्यक्ति की जिंदगी और उसका भविष्य। तो ऐसी चुनौतियां आपको सबसे ज्यादा कब आई? हमारे कुछ अगर देखा जाए तो हर फील्ड के पोस्टिंग में वो चीज़ आती है। अगर आप एसपी हैं, असिस्टेंट एसपी हैं, या डीआईजी हैं, आईजी रेंज है, या फिर अभी हमें पुलिस कमिश्नर हो। लेकिन अगर मुझे अगर ये बोला जाए कि वैसा कौन सा एक क्राइम था या क्राइम का पैटर्न आपके पोस्टिंग में थी जो आपको बिल्कुल झकझोर देता है, तो मैं बोलूँगा जब मैं एडिशनल सीपी क्राइम था बॉम्बे में, मुंबई ईस्ट रीजन में, चेंबूर में हमारी ऑफिस थी, वहाँ पे 5-6 साल के बच्चियों के साथ रेप और मर्डर ऐसे एक सीरीज हुए थे 2010 के आसपास, 2010 में, और एक के बाद एक 3 केसेस हुए वहाँ पे 2-2 महीने के गैप पे, और डिटेक्ट नहीं हो पा रहा था केस बहुत ही अजीब टाइप का, छोटी बच्चियाँ थी और डेड बॉडी मिलते थे और रेप
करने के बाद तो 3 के बाद कहीं चौथा ना हो जाए, क्योंकि पैटर्न था वो एक सीरियल किलर का, सीरियल रेपिस्ट एंड सीरियल क्राइम का। वो जो 3 महीने हमारे गए थे में था हमारे जो बाकी डीसीपी और हमारे जो इंस्पेक्टर्स वगैरह, वो हमारे लाइफ का सबसे ज्यादा, अगर क्राइम के सिचुएशन में सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल टाइम था। जबकि आदमी को कभी कभी होपलेस सा फील होता था। बॉम्बे ऐसे शहर में, मुंबई में इतनी आबादी है जी, और जिस तरह के लोकेशंस में ये घटनाएं तीनों घटी थी, वो झुग्गी झोपड़ी की घटनाएं थी, हजारों लाखों की संख्या में छोटे छोटे, वो ढूंढना उनको डीएनए फॉर्मेटिंग पे एक मॉडर्न साइंस टेक्नोलॉजी का वापर करके, हमें याद है कि रैंडम वे में लोगों को हम लोगों ने जो टारगेट किस तरह के हो सकते हैं, जो भी हुलिया था। एक ही उदाहरण मैं दूंगा कि वो तीनों बच्ची जो थी 5, 6 और 7 साल की थी, और उसके अंदर वो अपने घर से 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर चली गई थी। वो जो डेड बॉडी जहां मिली थी, इतनी छोटी बच्ची अकेले तो जाती नहीं है। अगर वो आरोपी लेके गया था उस बच्ची को, तो कुछ ना कुछ वो थोड़ा फ्रेंडली बिहेवियर रहा होगा, चॉकलेट दिया होगा, टॉफी दिया होगा, उस करके ले गया था। उस आधार पे हम लोग, और फ्रेंडली टाइप का होगा, ऐसा डरावना उसका चेहरा शायद नहीं रहा होगा जिससे कि बच्ची भाग जाए। उसको हम लोगों ने एक एविडेंस का एक फॉर्मूला बनाया था, और उस तरह के उम्र के बच्चे और जो उस पूरे लोकेलिटी के हम लोगों ने, जो कि अपरेंटली एकदम बहुत बड़ा खतरनाक क्रिमिनल ना दिखता हो, लेकिन वो एज ग्रुप में हो, तो हम लोगों ने 840 लोगों का डीएनए टेस्टिंग किया था। उस जमाने में 2010 में इस बड़ी संख्या में, आज भी शायद मेरे ख्याल से देश में बहुत कम ही नहीं होगा ऐसा केस। 840 केस में हम लोगों ने डीएनए के ये लिए थे, उसमें बहुत सारे जो उस कैटेगरी और एज के बच्चे थे, और 540वां या 550वां जो हमारा पिक था, जिसको हम लोगों ने, उसमें से इस लड़की का जो सीरियल किलर और जो मिला था जो स्वैब के साथ, यार वो कन्विक्शन का केस, अभी भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट में हो। राइट। वो जो खुशी हुई मुझे, आज भी मैं याद करता हूँ कि उसमें 2 सीरियल किलर्स थे, और एक सीरियल किलर उस समय पकड़ा गया था, और दूसरा जो, मैं जब वायरलेस एडीजी था यहाँ पे पूना में, बाकी एक जो बच गया था वो मैं भूला नहीं था। 2018 या 2019 में जब एडीजी वायरलेस था, उस समय नवी मुंबई में जब वो इसी तरह का एक और केस आई, उसमें मर्डर नहीं था लेकिन अटेम्प्ट टू रेप था, और हमने पेपर में जब पढ़ा और कुछ उसके हुलिया मिले, तो हमने नवी मुंबई पुलिस, जो हमारे डीसीपी उसमें क्राइम ब्रांच में बॉम्बे में था, डिस्कस किए कि हो सकता है जो हमारा भागा हुआ आदमी था वो शायद यही है, क्योंकि हमारा उसी समय से मूवमेंट में सीआईडी एडीजी के अस्ते भी रहते हुए भी उस केस का तपास सीआईडी में आ गया था। मैं कर ही रहा था, जो एक आदमी को पकड़ना था, और बातों बातों में हमने उसको एक प्रिज्यूम किया, गेस किया कि हो सकता है वो ना हो, यही बंदा है वो सीरियल रेपिस्ट और मर्डरर, जो एक बचा हुआ, एक पकड़ा गया था। और हमने पुलिस कमिश्नर वहाँ पे थे संजय कुमार जी, उनको भी बताया, ज्वाइंट सीपी मेखला जी थे, उनको भी फोन किया कि शायद हो सकता है कि ये रेपिस्ट, आप डीएनए मैच कीजिए। सीआईडी में डीएनए थे जी, और ऊपर वाले की कृपा वो डीएनए मैच हो गया, और उसके पहले 19 केसेस उस तरह का कर चुका था। ये जो केस मेरे लाइफ का सबसे चैलेंजिंग था, और सेकंड आरोपी को पकड़ने और पहले को पकड़ने में 9 साल का गैप था। मैं वहां पोस्टेड भी नहीं था, लेकिन हमने उस केस को कभी छोड़ा नहीं था। दूसरे पोस्ट पर रहते हुए भी हम उसका पीछा करते रहते थे, और जैसा ही हमें एक न्यूज और ऐसी लगी कि वो बंदा हो सकता है वही रेपिस्ट हो जो हमारे लिए वांटेड है, आने वाले समय में और कितने कर सकते थे उस तरह के केस, तो वो सबसे एक चैलेंजिंग, बहुत स्ट्रेसफुल टाइम था हमारे लिए। उस समय फील होता है कि अगला इवेंट हो जाएगा, मैं कहाँ आके मैं फंस गया, और लोगों के एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा होते हैं, और लोग उस तरह के कभी कभी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में कन्वर्ट हो जाता है, लोग मोर्चे निकाल के आते हैं छोटे छोटे बच्चों का, तो वो उस तरह के चैलेंजेस हैं। लेकिन अगर हार्ड वर्क के बाद अगर सक्सेस मिलता है, तो उससे ज्यादा खुशी भी किसी चीज में नहीं होती, एक सेटिस्फेक्शन होता है। और सोसाइटी में अगर आप देखें तो जब वो रेपिस्ट पहला वाला जो सीरियल किलर पकड़ाया था, उसके बाद से उस एरिया में कभी दोबारा वैसे मामले नहीं हुए, पिछले 13-14 सालों में नहीं हुए। हम कभी कभी पूछते रहते हैं हमारे कलीग से, और वो जो नवी मुंबई में आया था एक भाग करके, और वो बंदा नवी मुंबई में 19 केसेस उसके रजिस्टर्ड है इस तरह के, हो सकता है बहुत सारे रजिस्टर्ड नहीं होते होंगे, 19 केसेस उसके बाद भी उसने किए यहाँ के, लेकिन उस यहाँ पे पकड़े जाने के बाद यहाँ भी शांत है। पिछले 4 सालों में इस तरह के केसेस वहां भी नहीं हुए नवी मुंबई में। तो एक समाज के लिए भी एक हमारे तरफ से कंट्रीब्यूशन हो जाता है कि इस तरह के हीनस क्रिमिनल, सीरियल रेपिस्ट, सीरियल किलर्स, अगर वो जेल के अंदर और जन्म ठेप या आजीवन कारावास में जाते हैं, तो एक अलग तरह का
एक जॉब सेटिस्फैक्शन मिलता है। फिर मुंबई का पोस्टिंग एक अलग ही बात होती है, क्योंकि मुंबई शहर ये ऐसा है, चाहे क्राइम हो बंदोबस्त जैसी बातें हो, या एक पैटर्न ही अलग है पूरा, या हमेशा गैंग वॉर्स के भी पहले एक तरह से चलते रहते थे। तो इस केस के अलावा मुंबई का क्राइम कंट्रोल और क्राइम सीन, उसका आपका आकलन क्या है? मुंबई में मैंने 2 पोस्टिंग की, एक बार डीसीपी भी था और एडिशनल सीपी ईस्ट रीजन था। ईस्ट रीजन एडिशनल सीपी रहते हुए हमारा जो एक्सपीरियंस था कि वहाँ पे कुछ गैंग्स थे, जैसे छोटा राजन के एक्टिव, उसमें एक्टिव गैंग्स थे और उनके जो बाकी राइवल गैंग्स थे, पिल्ले गैंग्स थे वगैरह। तो एक शूट आउट भी हुआ था हमारे कार्यकाल में, लेकिन वो पकड़ा गया था। 1 महीने के अंदर वो भी पकड़ा गया था, उसका दोबारा कभी वहाँ पे ऐसी नौबत नहीं आई। लेकिन मुंबई पुलिस काफी एफिशिएंट पुलिस फोर्स है और इतने दशकों का उनका एक्सपीरियंस है ऑर्गेनाइज क्राइम से डील करने का। तो मैं तो यही बोलूँगा कि उनके पास जो एक्सपर्टीज है, हमने भी 4 साल वहाँ पे जैसे काम किए, उससे जो हमने सीखा है वो भी हम नेक्स्ट पोस्टिंग में उसको इस्तेमाल करते हैं। तो एक हमारे लिए एक एल्मामीटर टाइप का एक यार्डस्टिक बेंचमार्क है मुंबई पुलिस का वर्किंग, और हम लोग उसको फॉलो करते हैं। उसके अलावा जो वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस भी जो हुआ, लॉ एंड ऑर्डर के अलावा ओवरऑल पब्लिक का जो कनेक्ट है, वो सारी चीज़ें एक बहुत प्रोफेशनल तरीके से वो केसेस को सॉल्व करते हैं और उसका फ़ायदा हमें मिलता है। तो वहाँ से काम करने के बाद जो ऑफिसर्स यहाँ आते हैं छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में या उससे छोटे शहरों में, तो उसका प्रोफेशनलिज्म का फ़ायदा यहाँ के पुलिसिंग में मिलती है, उसका फ़ायदा जनता को मिलता है। तो एक बहुत रिच एक्सपीरियंस था मुंबई पुलिस का। एक आप लंबे अरसे से पुलिस सर्विस में हो और आपने पैटर्न चेंज होते हुए देखे होंगे कि पुराने हर डिकेड में कुछ ना कुछ पैटर्न चेंज होते हैं। अब साइबर क्राइम्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो ये पैटर्न आप, अगर मैं आपको 10 साल के डिकेड के इसमें करूँ, तो क्या पैटर्न्स आपने देखे? अगर हम 1990 में हमने पुलिस सर्विस ज्वाइन की थी, 1990s के 90 के दशक में साइबर क्राइम और यूडब्ल्यू उतने केसेस नहीं होते थे, रेगुलर क्राइम्स होते थे और डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह में जो टिपिकल डेकोइटीज होते हैं, रॉबरीज होते हैं और बाकी जो बॉडी ऑफेंसेस होते हैं, हाईटेक नहीं, लेकिन उस समय टेरर एंगल के केसेस बड़े शहरों में, छोटे शहरों में नहीं लेकिन बड़े शहरों में टेरर थ्रेट्स रहने लगे थे। 92 में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था मुंबई, उसके बाद से वो हमेशा से एक थ्रेट रहा 90s में। 2000 के दशक में अगर हम देखें तो टेरर की एंगल भी काफी बढ़ गई थी तब तक। बहुत सारे अटेम्प्ट पूना में भी उस समय, पूना में भी काफी उस समय हुए थे। इकोनॉमिक ऑफेंसेस जो हैं, आर्थिक गुनहगारी, वो शुरुआत हुई थी अच्छे बड़े बड़े केसेस के पास। छोटे छोटे केसेस तो आदिकाल से चलते रहे आपस में, लेकिन इकोनॉमिक ऑफेंसेस का एक जो पहलू था और वो रहा। मुंबई ऐसे शहरों में जो ऑर्गेनाइज क्राइम था वो 90 के दशक में काफी हाई पे था। 2000 जब शुरुआत हुई तो अगले 10 साल में ऑर्गेनाइज क्राइम थोड़ा सा चेक हुआ और कुछ सुधार होने लगे। उसमें मकोका का बहुत बड़ा 99 में, उसके पहले जो एनकाउंटर्स होते थे, बाद में मकोका का इस्तेमाल हुआ। 2010 तक जो है काफी हद तक ऑर्गेनाइज क्राइम मुंबई शहर में काफी हद तक घटने लगा था। जो भी गैंगस्टर थे वो बाहर शिफ्ट कर गए थे, देश के बाहर वहां से ऑपरेट करते थे। और 2010 के बाद के क्राइम पैटर्न में अगर देखा जाए तो ऑर्गेनाइज क्राइम मुंबई का और भी कम हुआ, बाकी शहरों में भी कम हुआ। मकोका का इस्तेमाल बढ़ा, एमपीडीए के इस्तेमाल बढ़े, बाकी प्रिवेंटिव एक्शंस, पुलिसिंग हुई। टेरर एंगल का भी जो है एक एफिशिएंसी जो पुलिस के अंदर थी वो भी काफी बड़ी। 26/11 के बाद जो अपने फोर्स 1 की स्थापना हुई, महाराष्ट्र इंटेलिजेंस एकेडमी की स्थापना हुई, एनएसजी का भी एक हब मुंबई में बना 2008 के बाद, तो उसका एक कॉन्फिडेंस और प्रोफेशनल एक्सपर्टीज आई। वो सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत अच्छे अच्छे एजेंसीज है, उनसे महाराष्ट्र के भी ऑर्गेनाइजेशन, और हम लोगों ने सीखा काफी। लेकिन 2010 के बाद से बाकी अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक ऑफेंसेस की स्पीड बढ़ने लगी। नॉर्मली लिबरलाइजेशन के बाद ही शुरू हुआ था, तो वो इकोनॉमिक ऑफेंसेस बढ़ी। और 2015 के आसपास साइबर क्राइम्स का एंट्री होता है उसमें, साइबर क्राइम्स। और जब से जो डिजिटल इकोनॉमी की तरफ हम बढ़ रहे हैं और ऑनलाइन, पहले तो स्मार्टफोन्स होते नहीं थे कि पिछले 10 सालों का मेन ये है। स्मार्टफोन्स आने के बाद जैसे हम लोग ऑनलाइन ट्रेडिंग, ऑनलाइन डीलिंग, ऑनलाइन शॉपिंग करने लगे पिछले 5-6-7 सालों में, उसका एक गलत फायदा साइबर क्रिमिनल्स ने उठाया और अभी काफी बड़ी संख्या में साइबर क्राइम्स होने लगे। पुणे ऐसे शहर में लगभग पिछले साल 26,000 के आसपास एप्लीकेशन साइबर क्राइम के आए थे। बहुत सारे छोटे छोटे केसेस होते हैं, लेकिन 26,000 एक शहर के अंदर। और
17-18 के बाद हम वहाँ पे साइबर पुलिस स्टेशन सैंक्शन हुआ, और पिछले 3-4 सालों में इस्टेब्लिश हो चुका है सभी जगह। हर यूनिट में एक, बॉम्बे में 5 और बाकी सब यूनिट्स में एक साइबर पुलिस स्टेशन है। तो अभी हमारी फोर्स धीरे धीरे अब साइबर क्राइम की तरफ हम ट्रेन कर रहे हैं अपने इन्वेस्टिगेटर्स को। जो यंग ऑफिसर्स और जो कांस्टेबल आ रही है वो टेक्नो सेवी है कंपेयर टू जो 50-55 की उम्र के जो ऑफिसर्स हैं उनके कंपैरिजन में। तो उनको हम ट्रेनिंग करते हैं और उनको सिखाते हैं, जो रिलेटेड जो एक्सपर्ट्स हैं वो उनको किस तरह से तपास किया जाए वो समझाते हैं। साइबर क्राइम के अंदर में भी क्राइम के पैटर्न बदलते रहते हैं, टास्क फ्रॉड है, सेक्सटॉर्शन है, अलग अलग टाइप के होते रहते हैं। मोस्ट ऑफ द क्रिमिनल साइबर क्राइम के इंटर स्टेट गैंग्स ऑपरेट करते हैं, यानी कि कोई भी स्टेट, झारखंड हो, राजस्थान हो, असम, कहीं से भी कोई क्राइम, बिहार हो, यूपी हो, कोई क्रिमिनल हो सकता है। तो इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है उसके अंदर में। और बहुत सारे क्रिमिनल्स तो इंटरनेशनल, जैसे नाइजीरियन फ्रॉड का बहुत प्रचलन है, बड़ी संख्या है। वो अगर पैसे अगर आपके बैंक से विड्रॉ हो गए तो विद इन आवर्स वो पैसे देश के बाहर चले जाते हैं। ये सब चैलेंजेस है, और केंद्र सरकार या राज्य सरकार पूरी मुहैया करा रही है हम लोगों को, न्यू पुलिस स्टेशन दी, उनके लिए ट्रेनिंग वगैरह का। पर ये चैलेंज जो है लगातार उनके तरफ से भी टेक्नोलॉजी बढ़ती जाती है, क्रिमिनल्स की तरफ से, ऑफिस को काउंटर करने के लिए पुलिस को भी अपनी टेक्नोलॉजी का इम्प्रूवमेंट करना पड़ता है। और उसके अलावा हम अवेयरनेस कैंपेन पे ज्यादा ध्यान देते हैं। तो 8 महीने पहले हम लोगों ने बहुत सारे अवेयरनेस कैंपेन के वीडियोस और सेंसिटाइजेशन शुरू किए थे, तो उसका फायदा मिला है, और उसको हम लोग को कंटिन्यूअसली चालू रखना पड़ेगा लोगों को सेंसिटाइज करने के लिए। वो लालच का जो उसके अंदर एक एलिमेंट होता है कि पैसे को, स्टॉक्स को किस तरह से हम डबल कर देंगे और तिगुना कर देंगे बहुत कम समय में। तो लोग बहुत सारे तो बैंक के एम्प्लॉयज हम देखते हैं, जो बैंक के एम्प्लॉयज की कोई भी स्कीम 2 साल में डबल कैसे हो जाएगी या 1 साल में डबल कैसे हो जाएगी। तो बैंक में सब फाइनेंस वाले डील करने वाले हैं, वो हमारे पास कंप्लेंट कहते हैं कि हमारे 1 लाख रुपए चले गए, हमें ये प्रॉमिस किया गया था। तो बेसिक चीज के अंदर जो है कि इंटरनेट वापर करते समय हम लोग सेंसिटाइज करना चाहते हैं कि खासकर विशेष करके जो नए बच्चे भी हैं और बुजुर्ग भी, कि आप इस तरह के जो साइबर क्रिमिनल से सावधान रहें, और इमीडिएटली हमें बताना चाहिए। गोल्डन आवर का रूल होता है कि अगर तुरंत हमें मालूम चला तो उसका ट्रांजैक्शन को रोका जा सकता है। तो वो एक हमें उसका इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। पर ओवरऑल ये चैलेंज आने वाले समय में बढ़ेगा, तो हमें भी अपना जो रिस्पॉन्स मैकेनिज्म है उसको और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। एक मैंने देखा कि आपने सीआईडी में भी काम किया है, क्राइम डिटेक्शन के लिए पुलिस को भी लगातार अपग्रेड होते रहना पड़ता है, क्योंकि फॉरेंसिक जैसे कई सारे मामले हैं देश में, अगर हम देखें आरुषि तलवार केस था या और कोई केसेस थे कि जहां पर जो फॉरेंसिक एंगल्स जहां होते हैं, क्राइम जब कन्विक्शन और डिटेक्शन की बात आती है तो उसमें गोल्डन आवर में अगर वो उतने सारी चीजें, एविडेंसेस नहीं इकट्ठा किए गए तो वो भी एक केस पर असर कर देता है। तो ये कन्विक्शन रेट बढ़ाने के लिए आप क्या सोचते हैं? अभी अगर देखा जाए तो आपने जो बताया कि एक्चुअली डिटेक्शन इज द बेस्ट प्रिवेंशन। अगर क्राइम डिटेक्ट हो और आरोपी अगर जेल में चला गया तो उससे अच्छा प्रिवेंशन कुछ हो ही नहीं सकता। जो कन्विक्शन रेट का जो अपने पास जो डेटा था, वहाँ पे हम SCRB को हेड करते थे CID के अंदर में, वहाँ एक रिसर्च एनालिसिस विंग भी है CID क्राइम का एनालिसिस करने के लिए। तो 2008 के समय हमारे कन्विक्शन रेट उस समय काफी कम हो गया था, मुश्किल से 8.5-9% के आसपास, 10%, किसी जगह पे 11%, कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में 3-4% पे आ गए थे। उस समय बहुत बड़े लेवल पे एक मुहिम शुरू की गई और अभी तक वो मुहिम चल रही है। उसके बाद बढ़ते बढ़ते अगले 8-10 सालों में वो जो कन्विक्शन के पैटर्न ऑलमोस्ट 54-55% तक पहुंच गई थी। तो कहाँ 9-10% से लेकर के 55% तक, अभी भी 45 से 50 के आसपास अगर इस साल का देखा जाए तो 45 से 50% का कन्विक्शन रेट है। उसके अंदर जो है बहुत सारे इश्यूज रहते हैं, होस्टाइल विटनेसेस, कभी कभी फिरियादी होस्टाइल हो जाते हैं, लेकिन जैसा अगर इमीडिएट डिटेक्शन किया गया, जैसा आपने बताया गोल्डन आवर रूल, हमारे यहाँ भी कभी मर्डर्स हो जाते हैं, कभी अटेम्प्ट टू मर्डर, जो भी केसेस हैं, रॉबरीज हैं, डकैतीज हैं, चेन स्नैचिंग है, तो हम कोशिश करते हैं कि कुछ घंटों में 1-2 दिन के अंदर उसको डिटेक्ट कर लें। अगर ज्यादा समय बीत जाता है तो फिर क्रिमिनल जो अपना ट्रेस को वाइप आउट करने में सफल हो जाता है। तो एक वो चीज है कि क्विक डिटेक्शन और जो फॉरेंसिक एविडेंसेस है, अभी फॉरेंसिक एविडेंस का जमाना है और महाराष्ट्र में ही 7 फॉरेंसिक लैब्स हैं और अभी तो फॉरेंसिक वैन्स भी हैं हमारे हर यूनिट में।
और अभी तो नए संहिता के अनुसार 7 साल से ऊपर जितने पनिशमेंट के केसेस हैं उसके अंदर फॉरेंसिक हमें वापर करना ही है उसके अंदर कंपल्सरीली। तो फॉरेंसिक टीम्स को अगर हम और मजबूत करें और यूज करें और उन एविडेंसेस को वापर करेंगे और एक प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन जो एक क्विकली करना चाहिए, ज्यादा डिले नहीं होना चाहिए, तो कन्विक्शन रेट जो हमारा है वो 50, 55, 60% मेंटेन रहेगा। एक टारगेट होना चाहिए कि 65% तक 2/3 मिनिमम कन्विक्शन होनी चाहिए, 65% के आसपास, और महाराष्ट्र काफी नजदीक जा रहा है उसका, तो अगले कुछ वर्षों में उस लेवल पे पहुंच जाएगा। फिर वो सीसीटीवीएस जो सिस्टम है, जो वैसे तो डेवलप किया हुआ है सॉफ्टवेयर कंपनीज ने, लेकिन उसका इफेक्टिव इस्तेमाल सीआईडी में एट अ क्लिक जिससे जानकारी मिल जाए, वो उसको विकसित करने में, उसको डेवलप करने में, उसको इम्प्लीमेंटेड करने में आपका एक अच्छा योगदान रहा है। तो क्या वो डेटा क्या कहता है, वो हर डेटा क्योंकि आपसे बात करता है। सीसीटीवीएस 2009 के आसपास उसकी जो शुरू हुई, लेकिन हमारे यहाँ 2015 में वो ये हुआ, गो लाइव किया गया 2015 में महाराष्ट्र स्टेट के अंदर में, और पूरे देश में सीसीटीवीएस को लागू की गई है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मॉनिटर करती है, एनसीआरबी वहाँ पे, और महाराष्ट्र कुछ जो 2-3 स्टेट टॉप के हैं जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सीसीटीवीएस, उसमें महाराष्ट्र है। हमें और फर्स्ट तक आ जाएंगे, बीच में हम लोग नंबर 1 ही रहे हैं हमेशा मोस्टली। उसके डेटा जो है, जो आईसीजेएस के डेटा हैं, यहाँ भी आने के बाद, चूंकि मैं सीआईडी से ही यहाँ आया, तो हर क्राइम में हम उस डेटा को इस्तेमाल करते हैं। उसके चलते कुछ जो क्रिमिनल्स के जो ट्रैक रिकॉर्ड पुराने हैं, जो हमारे लोग मिस कर जाते थे, मुझे लगता है कि अगर सिर्फ उसी पोल्यूशन का देखा, उस पोल्यूशन में क्राइम नहीं किया उसने, लेकिन आजू बाजू के जिला में आजू बाजू के पोल्यूशन में किया हुआ, तो उनको वो शोध करने में काफी टाइम लगता था जी। अभी हर पोल्यूशन कनेक्टेड है, और हमने ऐसी सूचना दी, अभी पालन भी हो रहा है कि जैसे ही क्रिमिनल का पता चलता है तो आप पूरे नेशनल लेवल पे उसका आप डेटा कलेक्ट करें, और उससे हम लोग को मकोका में, एमपीडीए में बहुत फायदा मिला है। पहले कभी कभी मिस हो जाता था वो डेटा, बियॉन्ड अपने जुरिडिक्शन के बाहर लोग देखते नहीं थे, तो वो एक हमारे लिए एक सीसीटीवीएस जो ट्रैकिंग सिस्टम है वो बहुत ही उपयोगी है। अभी उसका दूसरा जो वर्जन है सीसीटीवीएस 2.0, सीआईडी में मैं था तो उस समय हम उसका हिस्सा थे उसको डेवलपमेंट में, और अभी फाइनल स्टेज में वो है। तो वो लागू होने के बाद हर लोगों के मोबाइल फोन में, हर कांस्टेबल तक और आम जनता के लिए भी कनेक्टिविटी होगी, सिटीजन पोर्टल बहुत एडवांस हो गए, हर कांस्टेबल तक उसको एक्सेस कर सकते हैं। अभी हमें कंप्यूटर के थ्रू एक्सेस करना पड़ता है, जो पुलिस स्टेशन में है, वो फिर हर स्मार्टफोन एक्सेस कर पाएगा, बहुत ज्यादा डेटा एक्सेस कर पाएगा। जो हमारी सीसीटीवी स्ट्रेटेजी है, वो सीसीटीवी को भी हम उसे बाद में लिंक कर पाएंगे, तो आम सड़क पर चलते हुए लोग को भी अगर फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम, अगर ऐप उसमें हम लगाते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हम लोग मंदिर के बाहर, मस्जिद के बाहर, या चौराहे पे, स्कूल के बाहर, कॉलेज के बाहर, या मार्केट में, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के बाहर, जो अगर इस तरह के लोग, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स, बस स्टैंड्स, जो मूवमेंट ऑफ क्रिमिनल्स है उसको भी भविष्य में ट्रैक किया जा सकता है। वो अपने आप डेटा सर्वर से वो ले लेगी और अलर्ट कर देगी पुलिस को। तो वो सारी चीजें भी 2.0 के अंदर वो लागू हो जाएगी। तो एक बहुत ही इम्प्रूव्ड वर्जन 2.0 ऑलरेडी प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, थोड़े समय में हो जाएगा वो। उसके अलावा जो सेकंड पहलू जो सीआईडी में रहते हुए जुड़ी थी, जिसका गो लाइव हुआ था मई 2022 में, हम लोग थे, प्रोजेक्ट की शुरुआत 2016 में हुई थी, लेकिन गो लाइव जो है 2022